सुहेल साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने पाकिस्तान के प्रिजन सिस्टम को बहुत करीब से देखा है। आपने ख़ुद 10 साल गुजारे हैं, जिसके बाद जेल में, जिसके बाद आपको बरी किया गया था। उम्मीद है कि आपसे किसी ने माफ़ी भी मांगी होगी फॉर दिस इनजस्टिस। अब मैं आपकी कहानी आपकी ज़बानी ही सुनना चाह रहा हूँ सुहेल साहब। क्या हुआ था, आपने क्या देखा और किस तरह आप इंस्पायर हुए कि आपने अब रिहाई के बाद प्रिजन रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन पर काम शुरू किया? जी सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं रईस अमरोही साहब के एक शेर के साथ आगाज़ करना चाहूँगा यहाँ से। साहब ये क्या कि इंसाफ जालिम के साथ जाएगा, साहब ये क्या कि इंसाफ जालिम के साथ जाएगा, यही रहा तो फिर कौन अदालत जाएगा। बहुत दिगरगू हालात हैं हमारे अदालती निज़ाम के, और हमें एक बात जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना ही हमारे लिए बेहतर है कि हम अपने निज़ाम इंसाफ के फेलियर को बार बार देख रहे हैं और इसी को कोसते रहते हैं। तो क्यों नहीं हम जो है कोई इसका कोई दूसरा जो है नेमुल बदल, उसके ऊपर भी साथ में काम करना शुरू करें। हम दुनिया भर में देखते हैं कि रिस्टोरेटिव जस्टिस के ऊपर बात हो रही है और वो इस तरीके से मतलब जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया और आप रिज़ल्ट आपके सामने हैं। और अब जहाँ तक रही मेरी बात कि मेरे साथ मतलब क्या हुआ, तो आई वाज कॉलेज स्टूडेंट, और जो है हमारा एक रवायती जो पुलिसिंग कल्चर है और हमारा जो एक निज़ाम तफ्तीश है, मैं भी उसी का शिकार बना। आप समझ सकते हैं कि एक इन्होंने हथियार अपने पास रखा होता है जिसे अननोन FIR कहा जाता है। 5 माह पहले कबल साहिवाल में कहीं जो है एक कत्ल होता है और उस कत्ल के ताने बाने कहीं पे जाके स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ते हैं सन 2001 में, जनवरी 2001 में। और उसमें कुछ लोग स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो भी अरेस्ट होते हैं और साथ में इस केस का जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से अब इन्होंने ना पूरा करना था, तो उसमें इन्होंने मुझे फिक्स किया और मेरा ताल्लुक जाहिर किया गया MAO कॉलेज से। मैंने आज तक MAO कॉलेज की दीवार को भी हाथ नहीं लगाया। तो खैर वो इस बात को ना किसी ने मुझसे पूछा इन पूरे 10 सालों में, ना किसी को ज़रूरत महसूस हुई। मैं सीधा मतलब बात लंबी नहीं करूँगा, बिल्कुल शॉर्ट करते हुए इसको मैं लेके चलता हूँ कि ट्रायल कोर्ट का फैसला हुआ और वो इंतहाई मज़का खेज़ था कि मतलब कहते हैं कि जिस शवाहिद से ये बात साबित होती है कि ये वकूआ में मुलव्वस हैं, लेकिन शवाहिद से ये बात साबित नहीं हो पा रही है कि कत्ल किया किसने है। चलें, और हमारी अदालत लीनियंट फैसला लेते हुए इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो 25 साल का कैद का मतलब फैसला सुनाया गया। बहुत सारे मेरे जैसे, उस वक़्त नौजवान ही था, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसको किस्मत का समझा लिखा समझ के मतलब जो है वो दरगुजर कर जाते हैं या वक्त के साथ निभा करना शुरू करते हैं। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं भी दूसरों की तरह इसे किस्मत का लिखा समझ लेता और बर्दाश्त करता जिस तरह दूसरे लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने दूसरे रास्ते का चुनाव किया। मैंने ना सिर्फ खुद को स्ट्रेंथन करना शुरू किया, मैंने बल्कि जो साथी और फेलो इनमेट्स थे उनमें भी अवेयरनेस के हवाले से काम करना शुरू किया और साथ में रिफॉर्म्स के ऊपर बात करना शुरू की कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। वहाँ पे हमने जो है उसमें देखा ये कि अगर आप के अंदर एक करेज हो, एक कोशिश करने की एक लगन हो आपके अंदर, तो रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। और यही मैंने वहाँ पे देखा। हमने असीरान को जो है एजुकेशन की तरफ लेके आए और फिर जब 10 साल गुजरने के बाद मैं जब बाहर निकला तो मैं शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर सारा बिलाल का, जिन्होंने मुझे रीस्टार्ट दिया। शी वॉज द वन जिन्होंने एक साबका कैदी के ऊपर ना सिर्फ ट्रस्ट किया बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म भी उन्होंने प्रोवाइड किया। और मैंने जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान को ज्वाइन किया एज ए क्रिमिनल डिफेंस इन्वेस्टिगेटर। ये मेरा जनाब मुख्तसर सा सफ़र था। मंगन साहब, आप जब बंदा कोई भी बात करता है प्रिजन रिफॉर्म्स पर या प्रिजनर्स की देखभाल के बारे में, आपने कई प्रोजेक्ट इसके ऊपर लॉन्च किए, सवाल आता है क्यों, मतलब कि इस पर बंदा क्यों
पैसे खर्चे, क्योंकि एक जो कॉमन परसेप्शन है कि यार अगर जुर्म किया है तो आपने जेल में जाना है, और यहाँ पर अक्सर कहते हैं ना कि यार जेल कोई मतलब छुट्टी तो नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी सेंटेंस, इट शुड बी पनिशमेंट। इसको मद्देनज़र रखते हुए वाई जेल रिफॉर्म्स? बात यह है कि जेल रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कुछ चंद लोगों को हमने ठीक करके माशरे को ठीक करना है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो जेल होती है हमारी, वो हमारी सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन होती है। अगर जेलों में हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं रिफॉर्म का, तो वो इस हवाले से लेते हैं कि इन्हीं लोगों ने जेल से रिहा होके वापस अपने मोहल्ले में, अपने उस समाज में जाना है जिस वजह से ये आए हैं। अगर हम वैसे के वैसे इनको वापस लौटाते हैं माशरे को, तो इसका मकसद है वो मल्टीप्लाई करेंगे, उनका इम्पैक्ट जो है ना वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इसलिए जेल रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो इस वजह से है, नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाएं कि जेल रिफॉर्म्स होनी कहाँ पे चाहिए और किस तरह होनी चाहिए। जो असल इशू है, असल मुद्दा ये है, अनफॉर्चुनेटली जैसे वसत साहब ने बताया कि हमारी जो मेजॉरिटी प्रिजन पॉपुलेशन है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की है। बल्कि मैं आपको सही नंबर्स बताऊं, सिंध के अंदर इस वक्त कोई 24,000 टोटल पॉपुलेशन है, प्रिजन पॉपुलेशन, उसका 80% अंडर ट्रायल है, ओनली 20% आर कॉन्विक्ट्स। अच्छा, जहाँ हम करेक्शन और रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो वहाँ हमारा जो मेजर फोकस होता है वो कॉन्विक्ट्स ही होते हैं। क्यों कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है वो जिस दिन जेल में आता है रिहाई तक, भले वो उसकी रिहाई सालों पे मोहित होती है, वो आता जिस दिन है उसको हर पेशी पे ये उम्मीद होती है कि मैं जा रहा हूँ। वो हर पेशी पे जब कोर्ट के सामने पेश होता है या ट्रायल उसका चल रहा होता है, हर पेशी पे उसे लगता है कि आज मेरी बेल हो जाएगी। और उसका जब वकील या उसके रिश्तेदार मिलने आते हैं तो हर मुलाकात में उसको यही आसरा मिलता है कि अगली पेशी पे तुम घर पहुंच जाओगे। और फिर ये होते होते सालों साल गुजर जाते हैं। तो वो खुद बंदा भी और हमारा जो प्रिजन सिस्टम है वो भी अंडर ट्रायल की रिफॉर्म्स की तरफ इतना नहीं सोचता है। तो मेन फोकस होता है कॉन्विक्ट्स, जो अगेन पॉपुलेशन का सिर्फ। अच्छा, अंडर ट्रायल के साथ क्या ये मुमकिन है कि उन्हें जो अगर छोटे जराइम हैं, संगीन जराइम नहीं है, तो उन्हें पैरोल या ज़मानत पे रिहाई मिल सके? बाज़ इतने पैटी जराइम में आते हैं कि उन बेचारों के पास ज़मानत तक के पैसे नहीं होते हैं। उस सिलसिले में छोटी मोटी मदद तो होती रहती है, लेकिन अगर इसको एक फ्रेम उसके मयार बना लिया जाए कि कम संगीन जराइम के लोग जो हैं उनको आप उनके घरों पे रख सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं, इससे प्रेशर कम हो सकता है। कुछ मुल्कों में ज़ाहिर है ये हो भी रहा होगा। इससे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एक और चीज़ के सिंध में एटलीस्ट ये जो 1894 और 1900 वाला जो प्रिजन एक्ट है वो सिंध में इस वक्त नहीं है, टोटली रिपील हो चुका है। सिंध में 2019 में नए कानून बन चुका है और जो प्रीवियस जितने भी लॉज थे वो रिपील हो गए, वो ख़त्म हो गए, वो किसी भी जगह पे, और उसके ऊपर नए हमारे पास उस एक्ट पे नए हमारे लॉज भी बन गए हैं, रूल्स भी बन गए हैं। तो उन रूल्स में बहुत बड़ी रिफॉर्म की गुंजाइश है और रिफॉर्म्स का प्रोविज़न भी है, और आगे चल के उनमें से हमें नए रास्ते भी मिल सकते हैं, जिसमें ये भी है कि अथोराइज एब्सेंस हो, कि आप जो पेटी ऑफेंसेस में हैं उनको किस तरह से डील करें। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हर एफआईआर का मकसद होता है अरेस्ट, और अरेस्ट के बाद हर बंदे को जेल पहुँचाया जाना, और जेल पहुँचने के बाद वो उसी टनल से गुज़रता है जिसमें से एक मर्डरर भी उसी टनल से गुज़रता है और एक जेब कतरा भी उसी टनल से हम गुज़ारते हैं। तो वो टनल जो है ना वो सफोकेटेड हो गई है, उसको थोड़ा सा वेंटिलेट करना चाहिए कि हर एफआईआर का मकसद अरेस्ट नहीं होना चाहिए और हर बंदे को जो है वो जेल का रिमांड नहीं मिलना चाहिए। जुडिशल रिमांड पे हर बंदे को हम भेज देते हैं जेलों के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है। ये हमारा जुडिशल सिस्टम में ये प्रोविज़न होना चाहिए कि जो पेटी ऑफेंसेस में उन बंदों को वो बेल ग्रांट करें, बजाय इसके कि उनको जेलों में भेज दें।
क्योंकि जेलों में उन्होंने जाके और ज़्यादा क्राइम सीखना होता है। ये भी है, वो एक तरह से एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो उसको थोड़ा सा थिन करने के लिए ज़रूरी है कि हर बंदे को जेल न भेजा जाए, और कॉन्विक्ट्स और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं इनकी मुकम्मल सेपरेशन को इंश्योर किया जाए। सही, ठीक है। नुसरत साहब, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा हम एडवोकेट रक्षंदा नाज को भी कॉन्वर्सेशन में शामिल करें। हमारे मुल्क की ज़ाहिर आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है और ख़वातीन प्रिजनर्स के जो इश्यूज़ हैं उन पे ज़्यादा बात नहीं होती है। रक्षंदा साहिबा, आप ज़रा सा रोशनी डालेंगी कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? बहुत शुक्रिया एक तो इस अहम इशू पे लेकर आना, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के ऊपर जो आपका फोकस है। मैं थोड़ी सी एक वजाहत कर दूं, क्योंकि जो बात तो मैं ख़वातीन के इशू पे कर रही हूँ, लेकिन और एक खातून का ही पहला केस था जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से थी, गलने से में वो केस सुनाया गया था। और आपको पता है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया के लोग थे उनके लिए बड़ा मुश्किल था, वो जो प्रिजनर्स थे उन तक किसी की एक्सेस नहीं होती थी। तो मेरा ना सिर्फ जो मैंने 91 में जो मेरा पहला केस था उससे लेके 2018 में मेरा आखिरी केस था प्रिजन का, क्योंकि फिर 2019 में मैं ओम्बड्स पर्सन अपॉइंट हुई और अभी भी मैं इनडायरेक्टली काम कर रही हूँ। लेकिन ये जो केसेस का मेरा फोकस रहा वो एक तो वुमेन थी, जुवेनाइल, अफगान रेफ्यूजीज और कुछ इंडियन नेशनल्स के जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए या जो है वो वीज़ा की वायलेशन में जो है वो पकड़े गए। तो मेरे लिए जो मेरा दायरा कार था वो ह्यूमन राइट ग्राउंड पे एवरीवन, नॉट ओनली द वुमेन, जुवेनाइल, रेफ्यूजीज एंड पीपल फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, ये पूरा जो फ्रेमवर्क है हमारा प्रिजन्स का, ये बिल्कुल आपने इंट्रो में सही कहा कि या तो लॉ जो है वो हमारे आपके ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, और प्रिजन की कंडीशन तो अगर आप पख्तूनख्वा में देखें कि हमने वो टाइम भी देखा है कि इतनी ओवरलोडेड हमारी प्रिजन्स थी कि जिसमें जो प्रिजनर्स हैं वो बारी पे सोते थे कि अच्छा इतनी देर में आप सो लो, फिर उसके बाद क्योंकि जब आपके पास इतनी स्पेस ना हो कि लोग अपनी एक नींद रात की ले सके, तो प्रिजन्स का ओवर क्राउडेड होना का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वेमेन का जो मेजर इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्राइबल एरिया के जिक्र किया कि मेरा जो पहला केस था शमा परवीन का, और फिर PLD का हिस्सा भी बना और मेरी एक्टिविज्म की वजह भी बना। शमा परवीन एक इनसेन खातून थी और वो पकड़ी जाती है गलने, ये मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट जो पहले मोहम्मद एजेंसी कहलाता था, उसमें वहाँ पे उसको अडल्ट्री में, यानी सिंगल खातून है, अनमैरिड है, इनसेन है, लेकिन उसके ऊपर हदूद ऑर्डिनेंसेस के तहत ना सिर्फ उसके ऊपर अडल्ट्री के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसको पेशावर प्रिजन भेज दिया जाता है, क्योंकि उस वक़्त ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ख़वातीन की प्रिजन नहीं थी। इसी तरह चतराल में एक खातून सकीना बीबी का जिनका मैंने केस किया, चतराल में प्रिजन ना होने की वजह से उस वक्त उसको एक लॉकअप में रखा गया था, और लॉकअप भी वो था कि जिसके सामने मेन टॉयलेट थे और वो एक सिंगल खातून उसके में प्रिजन में थी। तो एक तो हमारे लॉज के का तो मैं थोड़ी सी इंडिकेशन करूंगी, लेकिन ये जो प्रिजन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो औरतों के लिए एक तरह से किलर है।